नमस्कार। आज हम हैं नन्नगरी इलाके में, जो कि ज़िला पड़ता है शाहदरा। और मैं बता दूं ये नन्नगरी का कौन सा वार्ड है। 220 ये वार्ड है। यहाँ पर अब जो है एमसीडी के चुनाव होने वाले हैं। आपको पता ही है कि दिल्ली में एमसीडी के चुनाव नज़दीक हैं। 4 तारीख को वोटिंग है। सभी पार्टियाँ दमखम के साथ रैली निकाल रही हैं, घर घर जा रही हैं और वोट मांग रही हैं। लेकिन किस आधार पे वो लोग वोट मांग रहे हैं, ये भी मुद्दा बनता है। क्या जो वोट मांगने आ रहे हैं, क्या उन्होंने पहले जो कार्य उनके जिनकी सरकार थी उन्होंने वो कार्य किए हैं या नहीं किए हैं, या जो पार्टियां भी जिनकी सरकार नहीं है लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारी भी पार्टी आए और हमें एक मौका दिया जाए, जिससे जो कार्य छूट गए हैं वो कार्य पूर्ण किए जाएं, यानी कि सुचारू रूप से किए जाएं। जैसे कि सड़कें, आपको पता ही है किस तरीके की हैं सड़कें। आप जहाँ भी जाएंगे कहीं ना कहीं गड्ढे देखने को मिल ही जाते हैं। आप चाहें तो दिल्ली में देखेंगे कूड़ा हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल ही जाता है। कितने भी दावे कर ले सरकार, लेकिन कहीं ना कहीं ये दावे फेल होते हुए नज़र आते हैं। आप देख लें स्ट्रीट लाइटें, आज भी स्ट्रीट लाइटें ना होने की वजह से कई ऐसी घटनाएं हैं, जैसे चोरी हो गई, स्नैचिंग हो गई, तमाम घटनाएं देखने को मिलती हैं। ख़ास तौर पे देखा जाए तो उत्तर पूर्वी दिल्ली में। हम बात करें सुरक्षा की, तो सुरक्षा भी कहीं ना कहीं जो है वो आज भी महिलाओं के प्रति जो होनी चाहिए वो नहीं देखने को मिलती है। बात करें हमारे साथ है वार्ड नंबर 220 में जो उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, प्रत्याशी जो खड़े हो रहे हैं, वो मनोज सूर्यवंशी जी हैं, जो कि बीएसपी पार्टी से उम्मीदवार हैं। सर, आप बीएसपी पार्टी से उम्मीदवार हैं, पहले तो आपका खोज खबर में हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सर, बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश में मायावती जी 4 बार मुख्यमंत्री रही हैं। लॉ एंड ऑर्डर उनका बहुत ही बेहतरीन रहा है। महिलाओं के प्रति देखा जाए तो जो जितने भी अपराध थे वो कहीं ना कहीं ख़त्म हो चुके थे। लेकिन आज जो है आए दिन देखा जाता है, कहीं बलात्कार की घटनाएं हैं, कहीं चोरी की घटनाएं हैं, कहीं मर्डर हो रहा है, मतलब अपराध जो है बढ़ रहे हैं। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में कहते हैं साफ़ सफाई अब ठीक है, जिस तरीके से मौजूदा सरकार तमाम वादे करती है। लेकिन क्या लगता है कि दिल्ली में अभी और कितना सुधार होना बाकी है? पहली बात, आपके माध्यम से पहले तो मैं नन्नगरी जनता को नमस्कार कहता हूँ और उनको नमस्कार करता हूँ। उनके प्यार और वोट का मेरे को सपोर्ट की ज़रूरत है। उनसे अपील करना चाहता हूँ कि इस बार बहुजन समाज पार्टी को जिताएं और एक अच्छे कैंडिडेट को अपने बीच में लाएं। सर, क्यों जिताएं? आपने जो बात करी कि जो मुद्दे आपने बताए हैं कि क्या होना बाकी है दिल्ली में, अगर मैं दिल्ली की छोड़ के मैं अपनी नन्नगरी की बात करूं, कि मैं नन्नगरी का ही रहने वाला हूं, तो अगर मैं नन्नगरी की बात करूं तो अभी तक जब से निगम बना है तो निगम ने अभी तक ऐसा कुछ नहीं किया जिससे कि नन्नगरी में कोई बदलाव आया हो। जैसे आप खरंजे की बात कर रहे हो, नाली की बात कर रहे हो, स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हो, या क्राइम की बात कर रहे हो, या करप्शन की बात कर रहे हो, स्ट्रीट डॉग्स की बात कर लो, तो यहाँ जो मुद्दे हैं अभी भी वैसे ही हैं। जहाँ पे स्ट्रीट डॉग्स घूम रहे हैं, गायें घूम रही हैं, सड़क पे गोबर है, कूड़ा है, एमसीडी के लोग जो एमसीडी में वर्किंग है उन लोगों को पैसा नहीं पहुँच पा रहा है, जिससे कि साफ सफाई प्रॉपर तरीके से नहीं होती। मतलब सर, सैलरी जो कर्मचारी काम कर रहे हैं उन्हें सैलरी नहीं मिल रही। एमसीडी, देखिए एमसीडी का जो फंड्स है, जो वो आरोप लगाते हैं बीजेपी वालों पे, केजरीवाल जी, और केजरीवाल जी पे आरोप लगाते हैं अपने बीजेपी वाले, तो इन लोगों के जो मुद्दे हैं, इन दोनों का जो काम है, दोनों का एक दूसरे पर आरोप लगाने का काम है, ना कि कोई काम करना। मतलब इन दोनों के आरोप में जो फंस रहा है वो कौन? जनता फंस रही है। इन दोनों ने एक दूसरे आरोप लगाने हैं, और पब्लिक का जो पैसा है, जो टैक्स पेयर है, उनके पैसे को विज्ञापन में खर्च करना है। अगर इतना ही पैसा अगर विज्ञापन में खर्च करने के, अगर दिल्ली के उस पर काम पे किया जाए तो एमसीडी में अब तक अच्छी व्यवस्था हो चुकी होती। डोर टू डोर कूड़ा उठाने की बात करो तो हफ्ते में 3 दिन कूड़ा उठता है,
और अगर हम आते हैं तो सातों दिन कूड़ा उठेगा। दूसरी चीज़, स्ट्रीट लाइट्स की बात की जाए तो जहाँ डार्क स्पॉट हैं, जहाँ पर क्राइम हो रहे हैं, ठीक है, तो 50% से ज़्यादा स्ट्रीट लाइट्स हैं बंद रहती हैं, उसको चालू नहीं किया जाता। चालू जब किया जाता है जब इलेक्शन का टाइम आ जाता है, ठीक है। उस टाइम भी उस पार्षद के पास जाके, जो अभी लास्ट टाइम की जो पार्षद रही हैं कांग्रेस से, रिंकू कुमारी, जो अब बीजेपी में आ चुकी हैं, ठीक है, अब स्ट्रीट लाइट्स के लिए गुहार लगाने जाते हैं, उनको रिक्वेस्ट करने जाते हैं, तो वो कहते हैं हो जाएगा काम, हो जाएगा, हो जाएगा। मगर 5 सालों में लास्ट टाइम पे ही वो उनका काम दिखता है, उससे पहले कुछ नहीं दिखता है। और वो भी काम दिखता नहीं है, वो भी 1 आध 2 जगह पे काम वो कराते हैं, उसे बंद कर दिया जाता है। और सफाई का मामला आपने देखा है, आप नंदगिरी में आए हो तो आपको पता होगा नंदगिरी में कितनी साफ़ सफाई होती है। अगर मैं देखा जाए तो सुबह झाड़ू भी नहीं लगती है, और कूड़ा जहाँ पे है वहीं पे पड़ा रहता है। नंदगिरी में जो इतनी रेहड़ियाँ लगती हैं, उस रेहड़ियों से उगाही होती है, और कीजिए आप गंदगी करके जाते हो, और इसका स्पेशली हमें महीना चाहिए। तो ये बहुत सारे मुद्दे हैं, ये करप्शन का भी मुद्दा है, और स्ट्रीट जितने भी अपने रेहड़ी वाले हैं, तो ये लोगों का जो कूड़ा है वो भी पड़ा रहता है, जैसे का तैसा पड़ा रहता है। यहाँ पे आए दिन चिकन की जो दुकानें चल रही हैं, रेहड़ियाँ चल रही हैं, जिस पे चिकन मांस बेचा जा रहा है, ठीक है, उस पे दारू लोग पीते हैं, वहीं से नन्ही जनता गुजर रही होती है, वो गाली गलौज कर रहे होते हैं, उनको इन चीज़ों को भी थामने की ज़रूरत है। और मैं एमसीडी की जो बात है कि एम्प्लॉय को वेतन नहीं मिल रहा है, एक दूसरे आरोप लगा रहे हैं, तो अगर इनको कंटिन्यू उनका पैसा मिले तो साफ़ सफाई भी टाइम से हो, ना कि वो स्ट्राइक पे जाके उस व्यवस्था को ख़राब किया जाए साफ़ सफाई की। आपको क्या लगता है, अब जो जनता है उन्हें तो चाहिए फ्री की चीज़ें, जिस तरीके से कहा जाता है प्रलोभन दिए जाते हैं, और कहा दिया भी है। चाहे हम दिल्ली सरकार की बात करें तो दिल्ली सरकार ने काफ़ी चीज़ें, जैसे बिजली है, पानी है, बात करें हम बसेस जो है महिलाओं के लिए फ्री है, तो वो क्यों नहीं देंगी वोट? वो तो देंगी ना उन्हें वोट। क्या लगता है फ्री की जो रेवड़ी बट रही है वो ठीक है या नहीं? जो रेवड़ी बट रही है, शायद आपके पीछे लिखा हुआ आपकी सोच आपका विश्वास तय करेगा क्षेत्र का विकास। तो हम ये चाहते हैं कि हमें फ्री कुछ नहीं चाहिए, हमें रोज़गार चाहिए। हम रोज़गार लेंगे, हमारे लोगों के पास रोज़गार होगा, और उसके बाद वो अपने आप अपने बिल को पे कर देंगे। एमसीडी के स्कूल देख लो, खाली पड़े हैं। जब जहाँ शिक्षा का स्तर नीचे गिरा हुआ है, वहाँ बच्चा क्वालिफाई नहीं कर पाएगा अपने इंटरव्यू को, अपने एग्ज़ामों को, तो वो कहाँ से उनको रोज़गार मिलेगा, कहाँ से अच्छी वैकेंसियाँ मिलेंगी? अच्छी वैकेंसियाँ किस लोगों के पास रह गई है? जो पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे हैं बच्चे। एमसीडी के स्कूल काफ़ी अच्छे हैं। एमसीडी के अगर आप बात करें तो हॉस्पिटल भी काफ़ी अच्छे हैं। हॉस्पिटल की बात की उपचार होता है। जाए तो मैं स्कूल पे बोल लेता हूँ या हॉस्पिटल में बोल लेता हूँ। स्कूल पे अगर मैं बात करूँ, एमसीडी के जितने भी स्कूल हैं उनके टॉयलेट्स अगर जाके देखे जाए तो वहाँ पर छोटी छोटी बच्चियाँ बाहर टॉयलेट करने के लिए मजबूर है, ना कि वो अंदर उस टॉयलेट को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ तो गंदगी का इतना भरमार है। और रही दूसरी बात, एमसीडी के स्कूल के अंदर प्रॉपर तरीके से जो टीचर हैं वो प्रॉपर नहीं है। गेस्ट टीचरों को भी छुट्टियाँ दे देते हैं, उनको प्रलोभन दिया हो गया था, लालच दिया हुआ था कि आप हम गेस्ट टीचर रखेंगे, उन्हें पक्का करेंगे। आज तक उन्हें पक्का नहीं किया गया, और वो भी आए दिन स्ट्राइक करते हैं। जब वो स्ट्राइक करते हैं, जब स्कूल नहीं जाते हैं, जब उनको बीच में रोक दिया जाता है, छोड़ दिया जाता है, तो उस एमसीडी स्कूल के अंदर कहाँ पर पढ़ाई सुचारू रूप से चालू रहेगी, कंटिन्यू रहेगी? तो ये भी एक मुद्दा है। अगर हम आते हैं, हम जो अगर गेस्ट टीचर हो उन्हें पक्का करने की मांग करेंगे, और साथ में कोई भी एमसीडी स्कूल के अंदर किसी भी वजह से बच्चों की पढ़ाई का नुकसान ना हो, उनकी जो पढ़ाई है कंटिन्यू होनी चाहिए। किसी भी दिन उनकी पढ़ाई का जो स्तर नीचे गिर रहा है उसको प्रॉपर तरीके से उठाएंगे और उस पर भी काम करेंगे, चाहे स्कूल के टॉयलेट्स की बात हो। बात करें मौजूदा सरकार की, जो कि एमसीडी में रही है, उन्होंने काफ़ी कार्य किए, काफ़ी विकास किए हैं। उनका कहना है कि हमने काफ़ी विकास किया है, हम कूड़ा दिल्ली में अब देखने को मिलता ही नहीं है, सड़कें देखो काफ़ी अच्छी हैं। 15 साल तक वो रहे हैं। आपको क्या लगता है कि 15 साल, वो कहते हैं कि अभी एक और समय मिलना चाहिए हमें,
ताकि पूर्ण रूप से और अच्छा हो जाए, दिल्ली को हम और सुंदर बना देंगे। अगर 15 साल में जो बंदा काम नहीं कर पाया तो वो एक और चांस में कैसे काम कर पाएगा। रही बात ये कि अगर एमसीडी 15 साल, एमसीडी के अंदर जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इतना ज़्यादा जनरेट होता है कि ना वो दिल्ली स्टेट को भी चला दे। ठीक है, अगर एमसीडी के पार्किंग की बात की जाए तो एमसीडी पार्किंग में इतना करप्शन है, वहाँ पे लोग अपनी गाड़ी पार्क करते हैं, पैसा पूरा देते हैं, उसके बाद आए दिन एमसीडी पार्किंग के जो चार्जेस है वो चेंज होते रहते हैं। अगर इस कनॉट प्लेस में चला जाऊँ, वहाँ 1 घंटे के 50 रुपये लगता है। अगर 1 घंटे के 50 रुपये मैं दूंगा, अगर मैंने 8 घंटे गाड़ी खड़ी कर ली तो इसका मतलब 400 रुपये। क्या आपको लगता है कोई 400 रुपये कम, अगर जो कमाता 1000 रुपये भी कमाता है, 400 रुपये पार्किंग को देगा? तो जो एमसीडी का जो मुद्दा है, चाहे वो बीजेपी एमसीडी के अंदर इस टाइम है, तो मैं उनसे पूछना चाहता हूँ, या तो उनके दिमाग ख़राब हो चुके हैं कि उन्हें ये नहीं पता कि कितने पार्किंग का क्या पैसा लिया जाए। लेकिन जनता तो झुकाव उन्हीं की तरफ रहता है ना। देखिए, यहाँ पे कम्युनिटी की बात है, ठीक है, धन्ना सेठ लोग चला रहे हैं, गरीब आदमी को पता नहीं है क्या नहीं है, उन्हें एक प्रलोभन दे दिया जाता है। जैसे कि अभी कुछ चल रहा था, जहाँ झुकी वहीं मकान, केजरीवाल जी भी बोल रहे थे, हरदीप पुरी जी ने भी बोला है। तो मैं इन लोगों से जानना चाहता हूँ, इलेक्शन के टाइम में ही क्यों जहाँ झुकी वहीं मकान? अरे जहाँ झुकी वही मकान है। आप कह रहे हो 15 साल, मैं कह रहा हूँ 35 साल 30 साल हो गए हैं। अगर आप नंदनगिरी के D1 D2 D3 के अंदर जाएंगे, वो झुग्गी आज तक ही वैसी की वैसी हैं। उन लोगों ने अपने जो मकान है उस झुग्गी को तोड़ के थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन करने के बाद, थोड़ा सा बनाने के बाद, अगर उन्होंने वो लेंटर डाला है, उस पर भी एमसीडी हो या पुलिस हो, उन्होंने उन लोगों के जो मतलब कि 12 गज की झुग्गियाँ, उसके बीजेपी की सरकार में कोई भी करप्शन नहीं है। बीजेपी की सरकार में कोई भी लेंटर के पैसे नहीं देता है, फ्री में सब काम हो रहे हैं और सब लोग अपनी मेहनत से जो पैसा कमाते हैं मकानों में लगा रहे हैं। अगर मैं आपको इससे पहले की एक घटना बताऊं कि आम आदमी पार्टी के एक पार्षद 20,000 रुपये लेते हुए गिरफ्तार हुई थी, तो आम आदमी पार्टी का ले सकता तो बीजेपी का क्यों नहीं ले सकता? बीजेपी का, अगर बीजेपी की बात करें तो मेरे को ये बता दीजिए कि बीजेपी ने आज तक ऐसा कोई घोटाला, आज तक उनके इतने साल से, वो 2013 से आई थिंक इसके अंदर है, सेंटर उसके अंदर है। तो एमसीडी की बात करूँ, 15 साल से अगर एमसीडी में, तो 15 साल एमसीडी की कोई भी शिकायत, कोई भी करप्शन अब तक खुला क्यों नहीं है? तो कैसे हम करते ही नहीं है? अरे मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, एक रुपए के दो, ये वो हैं, एक सिक्के के दो पहलू हैं। जो लोग एक दूसरे पे आरोप लगाते रहते हैं मगर उसे सिद्ध नहीं किया जाता है। अब चाहे ये शराब घोटाला मान लो, चाहे आप बीजेपी के कई घोटाले हैं, मगर उसमें क्या है, कर्नाटक में भी रहे थे, तो वहाँ पर भी उनको फ्री कर दिया। बात करें, लोगों को तो चाहिए मंदिर मस्जिद। क्या लगता है हम लोगों को मंदिर मस्जिद में विकास चाहिए? देखिए, मंदिर मस्जिद का कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। मंदिर मस्जिद अपनी जगह है, ये धर्म की चीज़ है, और जो धार्मिक चीज़ है मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलना चाहता, क्यों वो उनका एजेंडा है। अगर वो जो इतने करोड़ रुपए लगा के मंदिर बनाते हैं, मस्जिद बनाते हैं, राम मंदिर बन गया सर, राम मंदिर बन गया, खुश हैं। राम मंदिर इसलिए नहीं, इंतजार कर रहे थे राम मंदिर इसलिए बनाया गया है कि दोबारा से वोट बैंक खेला जाए, कि जो हमने कहा हमने कर दिया, उससे किसको फायदा हुआ है मेरे को ये बता दीजिए। वहाँ पर कौन बैठेगा? हिंदू राष्ट्र बनेगा। हिंदू राष्ट्र की बात छोड़ दीजिए मैडम, हिंदू राष्ट्र तो वैसे कभी बनेगा ही नहीं, क्योंकि ये लोकतंत्र का मामला है, ये लोकतंत्र की बात है। तो यहाँ एक सोच विचारधारा को लेके हिंदू राष्ट्र की घोषणा नहीं कर सकते। हिंदू राष्ट्र की घोषणा तो जब भी नहीं हुई, जब महंगाई कितनी भी बढ़ जाए कोई बात नहीं, हिंदू बचा है तो सिर्फ इसलिए बचा है, सुरक्षित है, क्योंकि बीजेपी की सरकार है। अगर बीजेपी की सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार थी, तो उसके अंदर क्या हिंदू मर गया था? अगर हिंदू मर गया होता तो कब मुसलमान मेरे भाई बहुत पहले सत्ता में आ गए होते, उन्हें तो सत्ता से दूर रखा गया है। क्या लगता है ये सब एक प्रलोभन दिया जाता है? विकास की बात होनी चाहिए। देखिए, विकास की बात होनी चाहिए, विचारधारा समानता की बात होनी चाहिए, सबके रोजगार की बात होनी चाहिए, और सबको जो संविधान में मौलिक अधिकार दिए हैं वो मौलिक अधिकार दिए जाने चाहिए। जहां मौलिक अधिकार दबाने की बात होगी वहां पर बहुजन समाज पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता अपनी आवाज़ उठाता रहेगा।
बात करें जनता को, क्या संदेश देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं संदेश एक ही देना चाहता हूँ कि आपका सोच, आपका वोट ही तय करेगा कि इस बार नन्नगिरी के अंदर किसे जिताना है। अगर बहुजन समाज पार्टी को जिताना है तो आप अपने भाई, अपने बेटे को जिता रहे हो, और अगर आप किसी अदर पार्टी के साथ जा रहे हो तो आप नन्नगिरी के विकास की रफ्तार को रोकना चाह रहे हो। तो सबसे पहला काम क्या होगा अगर बहुजन समाज पार्टी जीतती है तो? बहुजन समाज पार्टी जीतती है, सबसे पहले जो पार्किंग मुद्दा है, यहाँ पर जो लोग गली 25 आई थिंक 8-10 गज की उसके अंदर 6 फीट की गली है, 8 फीट की गली है, 10 फीट की गली है, जो आगे बाथरूम वगैरह बना के उसे घेर घार के फर्श डाल के उसको मुश्किल से 6 फीट की गली छोड़ दी है। उसके अंदर ना तो अब ढंग से लोग उसमें रिक्शा खड़ा कर देते हैं, बाइक खड़ी कर देते हैं, तो क्या होता है, गली इतनी संकरी हो गई है कि निकलना मुश्किल हो गया है। सबसे पहले उनके लिए एक पार्किंग की सुविधा की जाएगी, जिसके चार्जेस बहुत ही इस तरीके से रखे जाएंगे कि किसी को कोई नुकसान ना हो, कि एमसीडी को अपना रेवेन्यू भी जनरेट होता रहे, कि जो वो देखभाल कर रहे हैं वहाँ उनको पैसा मिलता रहे, और किसी की गाड़ी को, किसी भी साइकिल को, किसी बाइक को, किसी भी रिक्शे को, किसी भी ऑटो रिक्शे को, किसी की कार को कोई नुकसान ना पहुँचे। सर मेन एक मुद्दा और रहता है, ये जो गाय घूमती है, पशु घूमते हैं, उनके लिए गंदगी का जो मुद्दा है, गंदगी के मुद्दे पे हम बिल्कुल, हमारा ये है, हमने हमारे एक गौशाला के अंदर बात हुई है, हमने उनको बोला है कि अगर हम आते हैं तो जितनी भी नन्नगिरी के अंदर अगर किसी को गाय पालनी है तो घर में पाले और उसे पाले, और जिसे हम गौ माता बोलते हैं, उस गौ माता को उतने प्यार से पाले, उसकी देख रेख करे। अगर नहीं रख सकते, अगर बाहर अगर वो छोड़ा जाएगा, जैसे हमारे यहाँ पे सब्जी मंडी है, वहाँ पे बहुत सारी गायें होती हैं, उन सारी गायों को उठा के गौशाला भेजा जाएगा, जिससे कि गंदगी में थोड़ी सी कमी आए। सर अभी दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अनिल चौधरी जी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो बच्चों को रोकते हैं, स्कूल के बच्चे हैं, उनसे वार्तालाप करते हैं और कहते हैं अगर एमसीडी में हमारी सरकार आ जाती है तो हम सबसे पहले बोर्डिंग स्कूल खोलेंगे एमसीडी में। मैं बोर्डिंग स्कूल की बात कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ जो अभी जो स्कूल चल रहे हैं उनको ही सुचारू रूप से अगर तैयार कर लिया जाए, उनको ही अच्छी जो वहाँ की जो अनुपस्थिति रहती है टीचरों की, वही हम पूरी कर लें, और उनके टॉयलेट्स को साफ़ कर लें, उनको अच्छा पानी पीने को दे दें, उनको अच्छा फूड दे दें, जो आजकल स्कूलों में चल रहा है जिसकी गुणवत्ता बिल्कुल जीरो है। तो अगर हम इसी मुद्दे पे बात कर लें, अगर जो चीज़ अभी प्रेजेंट में चल रही है, जो मतलब कि लॉन्च किया हुआ है, स्कीमें लॉन्च की हुई है जो प्रॉपर तरीके से नहीं है, अगर हम उसी को अगर सुचारू रूप से कंटिन्यू अच्छा कर लें, उसके अंदर क्वालिटी दे दें, तो हमारा बच्चा क्यों पब्लिक स्कूल में जाएगा, क्यों अपने माता पिता का पैसा खर्च करवाएगा। हमारा देखिए एक सिंपल सा लॉजिक है, जो हम समानता की बात करते हैं, हम किसी भी धन्ना सेठ को कमाने का मौका नहीं देंगे, अपने स्कूल को बिल्कुल प्रॉपर तरीके से एमसीडी के जितने भी स्कूल होंगे उन्हें प्रॉपर तरीके से तैयार करेंगे, और स्कूल को इस तरह से तैयार करेंगे, हम मनीष सिसोदिया की तरह नहीं कहेंगे जो शिक्षा मंत्री हैं कि हमने एक फ़ोटो खिंचवाया एक स्टूडियो में जाके, देखिए ये है दिल्ली के सरकारी स्कूल। मैं तो उनसे मैं क्या जानना चाहूँ, पब्लिक उनसे जानना चाहती है, भाई उनके बच्चे कौन से स्कूल में पढ़े हैं? वो तो कहते हैं सरकारी स्कूल में पढ़े। अगर मैं बात करूँ केजरीवाल साहब, अब प्राइवेट स्कूलों से नाम कटा करके लोग सरकारी में जा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, इतना अगर यही बात है, तो अगर स्कूल का फॉर्म अगर देखोगे, जो आजकल एडमिशन फॉर्म आ रहे हैं, उसमें लाखों करोड़ों अरबों रुपए का बिजनेस है। पूरी दिल्ली का बता रहा हूँ ये आंकड़ा। उन करोड़ों रुपए को डकारने के बाद अगर ये स्कूल की बात करूँ तो कम से कम नहीं तो 50 लाख रुपए का फॉर्म बेचते हैं, जिसके अंदर 200 बच्चों का एडमिशन होता है। यानी कि आपको क्या लगता है, जनता फ्री की रेवड़ी की तरफ नहीं जाएगी, जनता विकास की तरफ जाएगी? विकास की तो कोई बात ही नहीं। अगर विकास मुद्दा है, अगर विकास हो ही रहा होता तो चुनाव कराने की जरूरत ही नहीं होती ना। अच्छा, विकास नहीं हो रहा है आपका? अगर विकास हो ही रहा होता, विकास तो पैदा भी हो गया और चला भी गया, मर भी गया। मोदी जी कह रहे थे विकास होगा, विकास गुजरात से चालू हुआ था और दिल्ली में आके खत्म हो गया। केजरीवाल साहब कह रहे विकास हो गया। क्या विकास हुआ मैं बता देता हूँ। केजरीवाल साहब
का तो देखो जब आए थे बिल्कुल ऐसे थे, देखा होगा आंदोलन के अंदर, अन्ना आंदोलन के अंदर बिल्कुल ऐसे बिल्कुल सूखे से थे। एक 50,000 रुपये 60,000 रुपये जो कहता है मैं इनकम टैक्स कमिश्नर हूँ और मैं बहुत गरीब इंसान हूँ और मैं जनता के बीच में जाके जनता की सेवा करना चाहता हूँ। तो एक एक इनकम टैक्स कमिश्नर नौकरी छोड़ के राजनीति में आता है, किस लिए आता है? जनता की सेवा के लिए। जनता की सेवा के लिए नहीं मैडम, वो बिल्कुल ऐसे कमजोर से थे और उसके बाद उनका पेट इतना निकल गया है खा खा के। आपने लास्ट टाइम देखा होगा समोसों पे लाखों रुपए का बिल था, आई थिंक 40 लैक्स समथिंग का बिल था सिर्फ समोसे पे। जिस होटल में वो रुके थे उसमें दिल्ली सरकार के, तो सर वो मुख्यमंत्री है ना, तो मैडम कोई 14 लाख रुपए के समोसे थोड़ी खा लेगा? तो अकेले थोड़ी ना खाए होंगे उन्होंने। अरे मैडम 10 20 50 बंदों को भी खिला देंगे तो जब भी 14 लाख के समोसे नहीं खा सकते। अगर मैं अभी इनकी बात करूं अपने इलेक्शन ऑफिस की, जिन्होंने एक बिल जनरेट किया है कि समोसे की कॉस्ट क्या होगी, तो उन्होंने समोसे की जो कॉस्ट रखी है वो भी बड़ी अजीबोगरीब रखी है। ठीक है, वो कहते हैं 16-17 रुपये का समोसा होना चाहिए अगर आप अपने उसमें कर रहे हो। ठीक है, मैं कहता हूँ कि जी मैंने उनसे जो हमारे आर ओ साहब है, मैंने उन्हें बाहर जाके चलिए मैं आपको 10 रुपये का समोसा खिलाता हूँ, बहुत बढ़िया 16 रुपये का समोसा हो गया। और वो कहते हैं कि एक दिन के अंदर बंदा 30 रुपये का, मतलब कि पर डे अगर 30 रुपये कमाता है तो वो 3 दिन का टाइम का मतलब एक अच्छी स्थिति में है। तो अब मैं कहता हूँ कि 30 रुपये में बंदा 3 बार टाइम पे समोसा खा लेगा तो रोटी कब खाएगा? सर बात करें जो पहले की निगम पार्षद रही है नंदनगरी से, वार्ड नंबर 220 से, वो रिंकू जी रही हैं। वो पहले कांग्रेस में थी, अब वो बीजेपी में आ गई है। देखा जाए तो उनका प्रचार जो काफी अच्छा दिख रहा है। क्या लगता है कि आप टक्कर दे पाएगी, बीएसपी की टक्कर दे पाएगी? देखिए मैं आपको पहले भी कह चुका हूँ कि आप बीजेपी और रिंकू जी की बात कर रहे हैं, बीजेपी में आई है 10 साल से वो अपना काम कर रहे थे। कांग्रेस से 2 बार जीती है। आप जो विकास की बात कर रहे हैं, अगर नंदनी में कोई विकास का कुछ चेंज हुआ होता तो वो कांग्रेस पार्टी से ही लड़ते हैं। ठीक है, उन्हें पार्टी चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ती। पार्टी चेंज करने की इसलिए जरूरत पड़ गई कि उनको वो विचारधाराएं अच्छी लगी ना बीजेपी की। अगर विचारधारा की अगर बात है तो इतने जोर शोर से वो अगर प्रचार कर रहे हैं, पैसा लगा रहे हैं, 60,000 रुपये का ऑफिस लिया हुआ है उन्होंने, वो पैसा कहाँ से आया? निगम पार्षद के पास तो पैसा होता ही नहीं है, सैलरी नहीं होती है। अगर निगम पार्षद के पास इतना पैसा खर्च करने के लिए है तो कहाँ से आया? तो ये कहीं ना कहीं करप्शन एक जो मुद्दा है, जो आप कह रहे थे कि जी विकास और करप्शन की बात की जाए, जब एक जनप्रतिनिधि की, एक निगम पार्षद की कोई अगर सैलरी नहीं है और वो 60,000 रुपये का एक ऑफिस लेके और भंडारा चला रहे हैं, ठीक है, और पैसे के बल पे प्रचार कर रहे हैं, अच्छी कैंपेन कर रहे हैं, तो वो पैसा आया कहाँ से? कौन कर रहा है इसकी फंडिंग? ये सारी जो फंडिंग हो रही है, ये तो सर सभी कर रहे हैं ना, ऐसा तो है नहीं कि रिंकू जी अकेली कर रही हैं, सभी पार्टियां कर रही हैं सर। बिल्कुल। अभी मैंने देखा कि उन्होंने D1 के अंदर सोल बांटा है, सुनने में आया, शायद इसके कुछ वीडियो भी वायरल हुई होंगी जो वहाँ पे बना होगा। तो मैं कहता हूँ कि अगर आपने काम ही किया है और काम आपने विकास किया है और आपकी जनता आपके ऊपर विश्वास करती है, तो आपको सोल बांटने की क्या जरूरत पड़ गई? आपने सोल बांटा, कहीं पर आप लड्डू में तुल रही हैं, जनता नहीं तोल रही मैडम, खुद अपने एजेंट बेच के कहते हैं ये फंडिंग करो और लड्डू रखो जी और मैं तुलूंगी और ये बांट दो जी बांट दो। तो ये जो मुफ्त की रेवड़ी जो बांट रहे हैं, ये उल्लू बना रहे हैं नंदगी जनता को। तो नंदगी जनता को मैं कहना चाहता हूँ इस 2 रुपये के लड्डू में ना जाएं, आपका भविष्य खतरे में है। आपके जो मौलिक अधिकार हैं, जो आपकी जो सुविधा है, उनसे आपको वंचित किया जा रहा है। तो प्रचार में ना जाएं, लड्डू में ना जाएं, सोल में ना जाएं, अपना दिमाग लगा के वोट करें। तो जनता को क्या लास्ट में कहना चाहेंगे, क्या अपील करना चाहेंगे? जनता से मैं अपील यही करना चाहता हूँ, जनता इस बार सोच समझ के वोट करे। और अगर बहुजन समाज पार्टी को अगर वोट करते हैं, बहुजन समाज पार्टी को अगर जिताते हैं, तो उनकी जो आशा हैं, जो उनके सपने हैं, वो पूरा करने के लिए बहुजन समाज पार्टी तत्पर रहेगी और उसका करते रहेगी। चाहे वो कोई भी मुद्दा हो, चाहे वो MCD में आए या ना आए, मगर आवाज़ उठाती रहेगी। चाहे वो, यानी कि एक मौका मिलना चाहिए बहुजन समाज पार्टी को।
देखिए, बहुजन समाज पार्टी का जो कार्यशैली है वो बहुत अलग है, इन लोगों से बहुत अलग है। और हम ना हम धर्म की बात करते हैं, ना हम मंदिर मस्जिद की बात करते हैं, हम सिर्फ विकास की बात करते हैं। और विकास की बात, वो वाला विकास की बात नहीं करते जो मोदी जी ने करा है कि जी विकास पैदा हुआ ख़त्म हो गया। विकास होगा और ऐसा होगा कि जनता अगले 5 साल बाद दोबारा जिता के बताएगी कि विकास हुआ है या नहीं हुआ है। तो देखा आपने, ये थे हमारे साथ मनोज सूर्यवंशी जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि इन्हें एक बार मौका मिलना चाहिए, लेकिन जनता को खुद समझना है कि हमारे लिए कौन अच्छा कार्य कर रहा है और किसने अच्छे कार्य किए हैं और कौन कर सकता है, क्योंकि ये आपका संविधानिक हक है। वोट देना आपका संविधानिक हक है, आप जिसे चाहें उसे दे सकते हैं, लेकिन आप किसी के प्रलोभन में मत आइएगा। ये हम बार बार कह रहे हैं। जिसको आपको लगता है कि ये हमारे लिए विकास कर सकता है, हमारे मुद्दों को उठा सकता है, हमारी दिल्ली को सुंदर बना सकता है, आप उसी को वोट दीजिएगा। इसी के साथ नमस्कार।